नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सामान्य प्रबंधन की हमारी इस क्लास में हमें चर्चा करनी है निर्देशन के बारे में, डायरेक्टिंग के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर हम अपनी बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आखिर निर्देशन होता क्या है, इसके महत्व की हम बात कर लेंगे, विशेषताओं को जानेंगे और प्रमुख अंग या तत्व कौन कौन से हैं निर्देशन की, उनकी बात करेंगे। जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि आखिर पर्यवेक्षण क्या है, अभिप्रेरण क्या है, नेतृत्व क्या है और संप्रेषण क्या है। दोस्तों, ये पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व एवं संप्रेषण को हम इसके या निर्देशन के तत्व एवं अंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर निर्देशन होता क्या है। तो दोस्तों, निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण तथा नेतृत्व करके उन्हें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। ठीक, क्या हमने देखा कि निर्देशन एक क्या है, प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत, दूसरा पॉइंट क्या है, कर्मचारी, क्या किया जाता है इसके अंतर्गत, कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें गाइड किया जाता है। पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन किया जाता है, काम किस प्रकार से चल रहा है, उनको अभिप्रेरित या मोटिवेट किया जाता है। ठीक, और लीडर के रूप में काम करके उन्हें संगठन के जो हमारे उद्देश्य हैं, जिनकी हमने चर्चा करी है पहले कि भाई लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होते हैं, तो उन लक्ष्यों, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है निर्देशन में। ठीक, एक बार फिर से हम डायरेक्ट देख लेते हैं। निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण तथा नेतृत्व करके उन्हें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो दोस्तों, डेफिनेशन से ही आप महत्व निकाल सकते हैं भाई। इससे क्या होगा, जो कर्मचारी हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे कार्य करने के लिए, अर्थात कर्मचारियों को प्रेरित करता है। दूसरा क्या दोस्तों, कार्य में दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाता है। ठीक, फिर संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त करता है। ठीक, जब दक्षता उत्पादकता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति होगी। फिर समन्वय स्थापित करता है, परिवर्तन को अपनाने में सहायता करता है। दोस्तों, मार्गदर्शन और यहाँ पर लीडरशिप, सुपरविजन वाली चीजें शामिल हैं। कर्मचारियों का मनोबल एवं कार्य संतुष्टि बढ़ाता है। उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। मुझे नहीं लगता कि जो महत्व है उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, परिभाषा से ही सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। यदि हम विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों, निर्देशन क्या है, प्रत्येक स्तर पर किया जाने वाला प्रबंधकीय कार्य है। निर्देशन या डायरेक्शन हर एक स्तर पर देने होते हैं या इसकी आवश्यकता होती है। तो जो डायरेक्टिंग है वो या निर्देशन है वह प्रत्येक स्तर पर किया जाने वाला प्रबंधकीय कार्य है। किसी न किसी स्तर पर, हर लेवल पर इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है कर्मचारियों को, अधिकारियों को। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है किसी संगठन में। इसका संबंध व्यक्तियों से होता है। दोस्तों, निर्देशन कर्मचारियों को प्रेरित एवं मार्गदर्शित करता है। इसका उद्देश्य संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है और इसमें पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व एवं संप्रेषण शामिल होता है। ठीक, और दोस्तों, निर्देशन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। इसकी चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई प्रबंधकीय कार्य है जो हर स्तर पे होता है, कंटिन्यूस प्रक्रिया, निरंतर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती रहती है किसी न किसी स्तर पर, व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। डायरेक्शन या निर्देशन किसे दिया जाता है, व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक, इससे वही कर्मचारियों को प्रेरित, मोटिवेट भी करते हैं। यदि कभी कर्मचारी डाउन फील करते हैं तो उनको, उनके मनोबल को बढ़ाना कि भाई आपको ये काम करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, फाइनल उद्देश्य तो वही होगा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना। और यहाँ पर दोस्तों अंग की बात भी कर ली फिर से कि इसमें पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व एवं संप्रेषण शामिल होता है। अब दोस्तों, निर्देशन में हमें देखना है इसके सिद्धांत कौन कौन से। तो सबसे पहले आदेश की एकता,
यूनिटी ऑफ कमांड, इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। एक समय पर एक ही बॉस से आदेश प्राप्त होना। यदि एक कार्य के लिए दो बॉस अलग अलग आदेश देंगे तो जो कर्मचारी है किसके आदेश को फॉलो करेगा? जब एक ही काम करने को दो अलग अलग आदेश आए हैं और उस काम को अलग अलग तरीके से करने को कहा है, तो किस बॉस की बात कर्मचारी मानेगा? यह उसके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो यहां बात की जा रही है आदेश की एकता की, कि एक समय पर एक ही बॉस होगा जो एक कार्य को करने के लिए डायरेक्ट करेगा, निर्देश करेगा या डायरेक्शन देगा। ठीक, ये जरूर है कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी है कि हायरार्की सेट हो सकती है, पदानुक्रम सेट हो सकता है कि कोई सीनियर मोस्ट बॉस है, फिर उससे नीचे काम करने वाला बॉस, फिर उससे नीचे काम करने वाला, फिर एक कर्मचारी है। तो यहां पर चलेगा सेम लेवल के दो बॉस होंगे और एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार से डायरेक्शन देंगे, तब समस्या की बात होती है। इसलिए यहां पर फिर आदेश की एकता की बात कही गई है। फिर उद्देश्यों का सामंजस्य। दोस्तों, व्यक्तिगत व संगठनात्मक लक्ष्यों में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत लक्ष्य अलग ही चल रहे हैं और संगठन के लक्ष्य उसके विपरीत चल रहे हैं। यदि तालमेल नहीं होगा तो एक होलिस्टिक ग्रोथ कैसे होगी? व्यक्तिगत तौर पर अलग लक्ष्य यदि निर्धारित हैं, एम अलग है व्यक्तिगत स्तर पर और संगठनात्मक स्तर पर अलग एम है, तो जो काम करने वाला कर्मचारी है किस स्तर पे काम करेगा? व्यक्तिगत पे करेगा तो संगठन के लक्ष्यों के साथ कंप्रोमाइज हो जाएगा। संगठन के लक्ष्यों के साथ यदि आगे बढ़ेगा तो व्यक्तिगत हित नहीं हो पाएंगे उसके। इसलिए कहा जा रहा है उद्देश्यों में सामंजस्य होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अधिकतम व्यक्तिगत योगदान, हर कर्मचारी की क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए। प्रत्यक्ष परामर्श, आमने सामने संवाद होना चाहिए। डायरेक्ट सुपरविजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखे दोस्तों 4 सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत देखे हमने? पहला हमने देखा है आदेश की एकता, दूसरा देखा है जो उद्देश्य हैं उनमें समन्वय, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान की बात करी हमने, और फिर हमने देखा डायरेक्ट सुपरविजन या प्रत्यक्ष परामर्श। उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो निर्देशन के तत्व हैं उनके बारे में। इसमें हम देखेंगे पर्यवेक्षण को, अभिप्रेरण को, नेतृत्व को, संप्रेषण को। दोस्तों डेफिनेशन में भी हमने 3 तत्वों की चर्चा की हुई है। शुरुआत हम करेंगे दोस्तों पर्यवेक्षण से। ठीक, तो दोस्तों पर्यवेक्षण या सुपरविजन क्या है? कर्मचारियों के कार्य का सबसे पहले तो मार्गदर्शन करना, उनका निरीक्षण या इंस्पेक्शन करना एवं निगरानी रखना। ये बातें आती हैं पर्यवेक्षण में, सुपरविजन में, कि भाई जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आपको मार्गदर्शित करते रहना है ताकि निरंतर वो कार्य करते रहें। उनका निरीक्षण करना है, किया गया कार्य किस प्रकार से चल रहा है, और निगरानी भी करना है। फिर यदि हम उदाहरण की बात करें तो दोस्तों परीक्षाधाम पब्लिकेशन का प्रबंधक यह देखता है कि पुस्तकों की छपाई, पैकिंग और वितरण समय पर एवं बिना त्रुटि के हो रहा है तथा आवश्यक दिशा निर्देश देता है। यदि उद्देश्यों के हिसाब से, मापदंडों के हिसाब से काम नहीं होता तो पर्यवेक्षणकर्ता या शॉर्ट में कहें पर्यवेक्षक आवश्यक निर्देश भी देता है इन सारे बिंदुओं का ध्यान रखते हुए। दोस्तों आपको थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस हो सकता है, हमारे घर के सामने एक प्रोग्राम चल रहा है जिसकी आवाज़ साथ में आ रही है, तो आपको आज एडजस्ट करना पड़ेगा। जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक समस्या हो सकती है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं भाई अभिप्रेरण क्या है? मोटिवेशन। दोस्तों कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करना। जैसे कि आप सभी भी दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निरंतर बढ़िया तैयारी में बने रहने के लिए मोटिवेशन आवश्यक है। और हाँ, इंटरनल मोटिवेशन जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उससे बेहतर होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्षणिक होता है। ठीक है, तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए। इसी प्रकार से बेहतर कार्य करने के लिए कर्मचारियों को भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है भाई, परीक्षाधाम पब्लिकेशन घोषणा करता है कि जिस सेल्स प्रतिनिधि की इस माह सबसे अधिक पुस्तकें बिकेंगी उसे प्रोत्साहन राशि, जिसे हम इंसेंटिव कह देते हैं, और प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसे हम कह देते हैं अभिप्रेरण। और भी अलग अलग प्रकार के अभिप्रेरण होते हैं।
एक तो हमने यहाँ पर पुरस्कार वाली बात कर ली, एक अभिप्रेरण होता है पदोन्नति वाला। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर नेतृत्व की बात करते हैं दोस्तों। एक और अभिप्रेरण है कि भाई पहले तुमने मोटिवेट ही कर दिया कर्मचारियों को, अब हमें बात करनी है लीडरशिप की, नेतृत्व की। दोस्तों, कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावित एवं मार्गदर्शन करना, इसे हम बोलते हैं लीडरशिप। उदाहरण, परीक्षाधाम पब्लिकेशन का प्रबंधक स्वयं समय पर कार्य करता है और कर्मचारियों की समस्याएं सुनता है तथा उन्हें समय पर नई पुस्तक प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हो गई एक लीडर की क्वालिटी। फिर हम बात कर लेते हैं संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की। दोस्तों, संगठन में सूचना, विचार एवं निर्देशों का आदान प्रदान करना। उदाहरण की बात करें तो फिर से परीक्षाधाम पब्लिकेशन के जो प्रबंधक हैं सभी कर्मचारियों को सूचित करते हैं कि सामान्य प्रबंधन परीक्षाधाम पुस्तक 17 अगस्त से उपलब्ध होगी और इसके प्रचार और वितरण से संबंधित आवश्यक निर्देश देते हैं। तो जो भी निर्देशन है, जो भी हमें गाइड करना है, जो भी लक्ष्यों के बारे में बताना है, जो भी विशेषताएं बतानी है प्रोडक्ट की, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो ओवरऑल कम्युनिकेशन के माध्यम से होती है। यदि वार्ता नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, संवाद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर निर्देशन की अंगबद्ध तत्वों का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन दिया गया है, इसको भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यवेक्षण की। तो दोस्तों, निर्देशन का एक तत्व है जिसमें पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का, हमने पहले देखा है क्या क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, निगरानी करते हैं, ताकि कार्य निर्धारित योजना के अनुसार पूर्ण हो सके। फिर पर्यवेक्षण में, प्रबंधन में जो पर्यवेक्षक होते हैं, पर्यवेक्षक को प्रबंधन में प्रथम पंक्ति का प्रबंधक तथा प्रबंध और श्रमिकों के बीच की कड़ी माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। जो पर्यवेक्षक होता है दोस्तों, उसके लिए जो मैनेजमेंट है उसमें प्रथम पंक्ति का प्रबंधक माना जाता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर माना जाता है, जो श्रमिकों से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और दोस्तों, इसे जो हमारा मैनेजमेंट है ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का और श्रमिकों के बीच की कड़ी कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे ओवरऑल संगठन का मैनेजमेंट है और एक तरफ श्रमिक हैं और कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। तो जो पर्यवेक्षक है वो इन दोनों के बीच की, अर्थात श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच की कड़ी माना जाता है। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी। दोस्तों, भेल भोपाल में पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत उपकरणों एवं मशीनों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों और समय सीमा के अनुसार हो रहा है या नहीं। आवश्यकता होने पर कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी देता है। ये कहलाता है सुपरविजन की, भाई जिस हिसाब से तय मानकों के अनुसार काम होना चाहिए हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा तो कहाँ समस्या आ रही है। कर्मचारियों के स्तर पर समस्या है भाई, कि मशीनी स्तर पर समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीज़ों की सुपरविजन करने का काम सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक करता है। अब यहाँ पर दो प्रकार दिए गए हैं, एक प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सुपरविजन, दूसरा अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण इनडायरेक्ट सुपरविजन। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सुपरविजन की। दोस्तों, पर्यवेक्षक स्वयं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर उपस्थित होकर काम का निरीक्षण और मार्गदर्शन करता है। यहाँ पर जो सुपरवाइजर साहब हैं वे कार्यस्थल या जो वर्कशॉप जिसे हम कह देते हैं, जहाँ पर भी काम किया जा रहा है वहाँ खुद डायरेक्ट प्रेजेंट होते हैं और काम का इंस्पेक्शन करते हैं और मार्गदर्शन गाइड वगैरह करते हैं। उदाहरण दोस्तों, भोपाल भेल में पर्यवेक्षक उत्पादन इकाई या प्रोडक्शन शॉप में जाकर मशीनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की प्रत्यक्ष जांच करते हैं। अब दोस्तों, प्रत्यक्ष हम समझ गए हैं, तो अप्रत्यक्ष तो आप वैसे भी समझ गए होंगे कि भाई इनडायरेक्ट सुपरविजन क्या होगा। दोस्तों, पर्यवेक्षक रिपोर्ट, आंकड़े, सीसीटीवी, ईमेल या अन्य माध्यमों से काम की निगरानी करता है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है, रिपोर्ट्स को पढ़ता है कि भाई कितना अंतर आ रहा है, पहले से काम बेहतर हुआ है रिपोर्टों में या कमज़ोर हुआ है, क्वालिटी बढ़ी है या घटी है, कर्मचारी ज़्यादा अनुशासित पहले थे कि अब हैं, है ना। तो डायरेक्ट कार्यस्थल पर ना जाकर इन माध्यमों से रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड, सीसीटीवी, ईमेल, अन्य माध्यमों से कार्य की निगरानी करते हैं। तो इसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण। ठीक। उदाहरण दोस्तों, भोपाल का प्रबंधक, भेल भोपाल का प्रबंधक
दैनिक उत्पादन रिपोर्ट, गुणवत्ता रिपोर्ट एवं मशीन की प्रगति रिपोर्ट देखकर कार्य की समीक्षा करता है। अब यहाँ पर दोस्तों पर्यवेक्षण की विशेषताएं बताई जा रही हैं, फीचर्स ऑफ सुपरविजन बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों पर्यवेक्षण जो है भाई निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें कर्मचारियों के कार्य का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण किया जाता है। दोस्तों विशेषताएं तो आप खुद ही लिख लेंगे, इतनी चर्चा पहले ही हम कर चुके हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है पर्यवेक्षक और कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होता है। दो प्रकार के पर्यवेक्षक हमने पढ़े हैं और पर्यवेक्षण हमने देखा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दोस्तों कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करता है, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है, यह संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वैसे विशेषताएं तो इतना समझाने के बाद, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप स्वयं ही अपने स्तर पर भी बता सकते थे। अब यहाँ पर बताई जा रही हैं दोस्तों पर्यवेक्षण की शैलियाँ, टाइप्स ऑफ सुपरविजन स्टाइल। सबसे पहले निरंकुश ऑटोक्रेटिक, केवल आदेश देना, कर्मचारियों से कोई सलाह नहीं लेना, मतलब एक तरफा वार्तालाप। सुपरवाइजर साहब ने, पर्यवेक्षक महोदय ने आदेश दिया है, आपको उसको फॉलो करना है तो करना है। किसी भी प्रकार से निचले स्तर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सलाह या सजेशन को नहीं लेना। लोकतांत्रिक की बात करें दोस्तों तो कर्मचारियों से सलाह मशवरा करके सही रास्ता निकाल के निर्णय लेना लोकतांत्रिक में आ जाएगा। और स्वतंत्र दोस्तों जो फ्री रेन है उसमें कर्मचारियों को काम व निर्णय की पूरी स्वतंत्रता देना। तो यहाँ पर दो प्रकार की चीजें आ रही हैं, एक तो तीन प्रकार की, सॉरी, एक तो निरंकुश जिसमें आदेश देगा सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक, है ना, और उसको फॉलो करना है, मतलब फॉलो करना है। कर्मचारी के स्तर पे कोई सलाह यदि वो देते हैं तो उसको नहीं सुनते, सीधा आदेश आया इसका पालन, आदेश की पालना। पर लोकतांत्रिक में दोस्तों जैसे गवर्नमेंट लोकतांत्रिक है हमारी, हम चुन के भेजते हैं, हमसे सजेशन मांगे जाते हैं, इसी प्रकार से कर्मचारियों से सलाह मशवरा करके निर्णय लेना। स्वतंत्र में पूरी फ्रीडम होती है भाई, कर्मचारियों को काम व निर्णय की स्वतंत्रता दे दी जाती है जिस स्तर पे, उस दायरे में रहते हुए भरपूर स्वतंत्र होकर भी कार्य करते हैं। अब अभिप्रेरण की हम बात कर लेते हैं, मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को डिस्टरबेंस हो सकता है थोड़ा सा, एक धार्मिक प्रोग्राम घर के आसपास हो रहा है जिससे आपको शायद समस्या आ सकती है। अब चलते वीडियो में मैं इस बात का पता नहीं लगा सकता कि वीडियो में कितनी आवाज़ बाहर से आ रही है। यदि ज़्यादा आ रही है तो वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद ही समझ में आएगा, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं अभिप्रेरण की। दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्साह, इच्छा और प्रेरणा प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर कार्य कर सकें। सीधी सी बात है भैया, अभिप्रेरण कैसी प्रक्रिया है भाई, कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम जिससे प्रेरणा प्रदान कर पाएं, उनके अंदर इच्छा डेवलप कर पाएं, उनके अंदर उत्साह भर पाएं काम करने के लिए। अब जब उत्साह, इच्छा और प्रेरणा समायोजित होकर एक कर्मचारी के अंदर आ जाएंगी तो वह अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ बेहतर कार्य कर सकेगा। उदाहरण दोस्तों, टाटा मोटर्स अपने कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए बोनस, पदोन्नति, सम्मान प्रदान करती है। इससे कर्मचारी अधिक उत्साह और लगन से कार्य करते हैं। ये तरीके हैं दोस्तों मोटिवेट करने के, काम के प्रति इच्छा। यदि किसी को इंसेंटिव बढ़िया मिलेगा तो ऑटोमेटिकली अधिक इंसेंटिव की चाह में, बोनस की चाह में कर्मचारी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, क्योंकि आपकी कार्य क्वालिटी, जो आपकी वर्क की क्वालिटी है उसके आधार पर आपको इंसेंटिव मिलना है। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, आप काम बढ़िया काम करें तो इंसान जान लगाकर अपने संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहेगा। सामाजिक सम्मान भी मिलता है उससे, और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी आपको काफ़ी सम्मान देने की यदि वहाँ पर बात है तो आप बिल्कुल उस काम को करेंगे। भाई नाम कौन नहीं चाहता, फेम कौन नहीं चाहता, और पैसा कौन नहीं चाहता। तो वे सारी चीज़ें यहाँ पर देने की बात की जाती है। उत्साह, इच्छा, प्रेरणा हम समझ गए। अब विधियों की बात करें तो वित्तीय अभिप्रेरणा, फाइनेंशियल मोटिवेशन, वित्तीय अभिप्रेरणा, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, सकारात्मक अभिप्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन, और नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। उम्मीद है इन चीज़ों को आप अब नाम से ही समझ गए होंगे। सबसे पहले बात की जाएगी वित्तीय अभिप्रेरणा, फाइनेंशियल मोटिवेशन की। दोस्तों इसमें कर्मचारियों को धन या आर्थिक लाभ देकर प्रेरित किया जाता है। उदाहरण, इंफोसिस अपने कर्मचारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बोनस एवं प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान
करती है, इसकी चर्चा हमने भी आपसे पहले कर ली है। दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल कंपनी के नाम से दिए जा रहे हैं, आप किसी अन्य कंपनी को भी इस जगह पर रख सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशन को भी इस जगह पर रख सकते हैं। अब वित्तीय अभिप्रेरणा में साधन क्या हो सकते हैं, आप खुद बताइए। कहाँ से कर्मचारियों को हम पैसे दे सकते हैं बढ़िया काम के जरिए? भाई सैलरी बढ़ा सकते हैं, अलग से बोनस दे सकते हैं, प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, लाभ में भागीदारी दे सकते हैं कि आपने इसके ऊपर जितना भी काम किया, जितनी भी सेल्स आई 10% आपका। वित्तीय अभिप्रेरण देख लेते हैं, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन देख लेते हैं। इसमें कर्मचारियों को सम्मान दोस्तों, प्रशंसा, पदोन्नति और जिम्मेदारी देकर प्रेरित किया जाता है। गूगल क्या करता है, उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रशंसा, प्रशिक्षण, नई जिम्मेदारियां, करियर विकास के अवसर प्रदान करती है। इससे भाई उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो ये हमने देखे अवित्तीय अभिप्रेरण। अब इसके इंस्ट्रूमेंट या साधन कौन कौन से हैं? प्रशंसा एवं सम्मान, पदोन्नति या प्रमोशन, कार्य की मान्यता, रिकॉग्निशन मिलता है भाई साहब, काम को नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, निर्णय लेने में भागीदारी, पार्टिसिपेशन, प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दोस्तों आप अपने स्तर पर रख के सोचें, आपको यदि इस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाएगा तो आप भी सोचेंगे एक बार कि नहीं यार, काम बेटर करने से इतने सारे बेनिफिट हो रहे हैं और एट द एंड समय तो मैं पूरा देना ही है, तो क्यों ना बढ़िया तरीके से काम किया जाए। इससे कंपनी का बेनिफिट होगा, साथ साथ हमारी दक्षता में, हमारी कार्यशैली में सुधार होगा, और जो एडिशनल वित्तीय और गैर वित्तीय बेनिफिट है वो तो हमें मिलने ही मिलने हैं, है ना। अब बात करते हैं सकारात्मक मोटिवेशन की, पॉजिटिव मोटिवेशन की। दोस्तों इतनी सारी बातें मोटिवेशन की कर ली, अब इतने में आपको भी मोटिवेट हो जाना चाहिए कि सर इतनी बढ़िया सीरीज हमारे लिए चला रहे हैं तो इनके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया जाए, बेल आइकन प्रेस कर लिया जाए, दूसरे विद्यार्थियों तक भी हम शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस सीरीज का अधिकतम बेनिफिट ले सकें और अपने एग्जाम की तैयारी में सहायता प्राप्त कर सकें। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे और हमें भी अभी प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो हमें भी आगे काम करने में मज़ा आएगा। तो इतना आप ज़रूर कर लें भाई, चैनल को आपका कर लें सब्सक्राइब कर लें, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता इस बारे में। वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम विद्यार्थियों तक शेयर कर दें हमारे वीडियो को, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे चैनल पर दोस्तों हमने जो सामान्य मैनेजमेंट है, जनरल मैनेजमेंट है, उसकी हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में कंप्यूटर का भी एक सेक्शन है, उसकी भी कंप्लीट 84 वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर है, आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं। एमपीजी के एमसीक्यू उतना वेटेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सकारात्मक अभिप्रेरण की। दोस्तों इसमें कर्मचारियों को पुरस्कार, सम्मान, पदोन्नति, अन्य लाभ देकर बेहतर कार्य कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण, एक कंपनी घोषणा करती है भाई साहब कि जो कर्मचारी इस माह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे बोनस एवं सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार दिया जाएगा। सीधी सी बात है, जो हमने वित्तीय और गैर वित्तीय अभिप्रेरण पढ़े हैं वे सभी सकारात्मक हैं, कर्मचारियों के लिए सकारात्मक है, उनको मिल ही मिल रहा है, चाहे प्रमोशन हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पैसा हो। तो उन दोनों को मर्ज करके हमने कर दिया सकारात्मक अभिप्रेरण। आगे चल के हो सकता है अभी हमें मिलेगा नकारात्मक अभिप्रेरण, जिसमें ये बात कही जाएगी कि भाई नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा जॉब से, दंड दिया जाएगा, आपका वेतन काट लिया जाएगा, इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, ऐसी कुछ बातें होंगी, ठीक है। तो साधन क्या है? वेतन वृद्धि, बोनस, पदोन्नति, प्रशंसा, पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि। तो सकारात्मक में आप गैर वित्तीय प्लस वित्तीय दोनों जोड़कर देख सकते हैं। अब नकारात्मक की बात करें दोस्तों, तो अनुशासन बनाए रखने, कार्य समय पर पूरा करने के लिए दंड भय का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, उदाहरण, यदि कोई कर्मचारी बार बार बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो चेतावनी दी जाती है या वेतन कटौती की जाती है। चेतावनी को हम मेमो भी कह देते हैं, नोटिस भी कह देते हैं। अब प्रमुख साधन है भाई, चेतावनी दे देना, वार्निंग दे देना, वेतन कटौती कर देना, भाई कुछ % वेतन काट लिया, पदोन्नति कर देना, मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बना देना, सस्पेंशन दे देना मतलब निलंबित कर देना, या निलंबन, अनुशासनात्मक कार्यवाही। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी चीजें। अब यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बड़ा है तो यह वीडियो लंबी जा सकती है। अभी हमें बहुत सारा हिस्सा कवर करना है, तो हो सकता है ये पूरा टॉपिक 1.5 से 2 घंटे में पूरा हो, ठीक। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पर। दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मास्लो, इन्होंने 1943 में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न बनेगा भाई कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसका है, तो आपको
मैस्लो महोदय का नाम ध्यान रख लेना है। कहाँ के हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने दिया है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आ से अब्राहम, आ से आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। लेकिन आपको मैस्लो भूलना नहीं है। यदि मैस्लो बस ऑप्शन में आ गया तो समस्या हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, मैस्लो के अनुसार जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं एक विशेष क्रम में होती हैं, पदानुक्रम या पिरामिड में होती है। इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वे एक विशेष क्रम में होती हैं। जब व्यक्ति किसी निचले स्तर की आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है तो वह अगले स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। अब कैसे हम समझ सकते हैं इस चीज़ को? आप खुद का एग्जाम्पल ले लें। अभी आपने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का फॉर्म भरा है, ठीक, बहुत सारी पोस्ट आई हैं, आपने प्रेफरेंस सेट करी है पोस्टों में, ठीक। अभी आपका उद्देश्य क्या है? भाई हमारा सिलेक्शन, सब लोग चाहेंगे कि हमें असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिले, लेकिन पहली प्राथमिकता क्या होती है कि यार हमारा कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए, हमारे पास एक नौकरी आ जाए। नौकरी के बाद आप क्या सोचेंगे? यार जो पोस्ट मिली आपके लिए पर्टिकुलरली 5वें नंबर की पोस्ट मिली, तो आप सोचेंगे चौथे नंबर की मिल जाती, काश पहले नंबर की पोस्ट मिल जाती। मानकर चलिए आपको पहले नंबर की पोस्ट भी मिल गई, आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बन गए और दो जगह असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी आई है, एक है सतना और एक है कटनी। अब मान लो आपको सतना मिल गया तो आप सोचेंगे यार कटनी मिल जाता, काश घर पास पड़ता। तो आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। अब कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, आप सोचेगा नहीं यार हमें तो डीसी बनना था या हमें आईएएस बनना था। यहाँ पर जहां आप पहुंच जाते हैं फिर आप उसके आगे देखने लगते हैं। टॉर्च वाला कॉन्सेप्ट काम करता है, जैसे हम टॉर्च से एक निर्धारित दूरी तक का देख सकते हैं प्रकाश के माध्यम से, तो यहां तक का हमें दिखाई दे रहा है। जब हम इस स्थान पर पहुंचेंगे तो फिर यहाँ आगे तक का और आगे तक का देख पाएंगे। इसी प्रकार से होता है कि जब हमारी निचले स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो आवश्यकताएं अगले स्तर पर बढ़ती जाती हैं। जैसे इंसान की ग्रोथ होती है, पहले इंसान की डिपेंडेंसी बहुत कम चीजों पर थी क्योंकि उसके पास संसाधन ज्यादा थे नहीं। शुरुआत में जब इंसान कपड़े धोता होगा तो उसके पास धोने के लिए डिटर्जेंट वगैरह भी नहीं हुआ करते होंगे। अब जब डिटर्जेंट आ गए तो उसने और रास्ता निकाला कि नहीं और कुछ बेटर होना चाहिए, तो वॉशिंग मशीन आ गई। वॉशिंग मशीन आ गई, सेमी ऑटोमेटिक, फिर ऑटोमेटिक पर आ गया इंसान। तो ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। तो व्यक्ति की जब निचले स्तर की आवश्यकता पूरी होती है तभी वह अगले स्तर की आवश्यकता की ओर बढ़ता है और एक क्रम चलता जाता है। अब आवश्यकताओं के दोस्तों 5 स्तर बताए गए हैं यहाँ पर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बताया जा रहा है। पहले हम देखें शारीरिक आवश्यकताएं। यह जीवन जीने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है। भोजन, जल, हवा, नींद, कपड़ा, मकान। जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती व्यक्ति का पूरा ध्यान इन्हीं पर केंद्रित रहता है, ठीक। जब ये आवश्यकताएं पूरी हुई, भाई रहने के लिए घर हो गया, भोजन हो गया, फिर सुरक्षा की आवश्यकता आएगी, सेफ्टी नीड्स। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में भविष्य की सुरक्षा चाहता है, शारीरिक सुरक्षा चाहता है, नौकरी की स्थिरता चाहता है, स्वास्थ्य सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा चाहता है, बचत करना चाहता है। जब आपकी शारीरिक आवश्यकता भी पूरी हो गई, आपकी सुरक्षात्मक आवश्यकता भी पूरी हो गई, फिर सामाजिक संबद्धता की आवश्यकता है कि भाई सोसाइटी में भी उठना बैठना है, ठीक है। सामाजिक प्राणी हैं हम, इसलिए सुरक्षा मिलने के बाद भावनात्मक संबंधों की खोज में हम निकल पड़ते हैं कि भाई हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, हमारे पास सिक्योरिटी भी होगी, हेल्थ भी ठीक हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे, इतना हमने अपनी सेविंग्स कर रखी है, वित्तीय सुरक्षा है, नौकरी भी ऐसी कि अब चलने वाली है, लंबे समय तक कहीं जाने वाली नहीं है। उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई मित्र, परिवार, प्यार, स्वीकार्यता, किसी समूह का हम हिस्सा बन जाए ताकि वहां भी सक्रियता आ जाए। इसके बाद सम्मान की आवश्यकता महसूस होती है, तो इसमें फिर व्यक्ति क्या करता है? आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, पहचान, दूसरों से आदर पाने की इच्छा। कब होगा? जब सोसाइटी में जाओगे, बहुत सारे लोग रहेंगे तो उनके बीच में फिर आप सम्मान बनाना चाहोगे। यह एक क्रम चलता रहता है। मैंने आपको वॉशिंग मशीन का एक एग्जाम्पल दिया, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब यहाँ से इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आंतरिक दोस्तों क्या है? आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और उपलब्धि। बाहर देखें, समाज में पद, प्रसिद्धि और मान्यता। तो सम्मान की कैसी आवश्यकता है? पहली बात तो आंतरिक सम्मान, बाहरी सम्मान। आंतरिक में क्या? तो आत्मविश्वास आपके अंदर हो तो अपने आप में आप सम्मानित महसूस करेंगे। स्वतंत्रता और उपलब्धि। इसी प्रकार से बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो सोसाइटी में एक आपका ओहदा हो, पद हो, आपकी प्रसिद्धि हो, आपको मानने वाले लोग ज्यादा हों, आपकी बात में वजन आता हो सोसाइटी में। दोस्तों आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। जब आपने शारीरिक आवश्यकताएं पूरी कर ली, खाना पीना, घर रहना आपके पास हो गया, जब आपने क्या सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी कर ली, चाहे फिर वो वित्तीय हो, है ना, स्वास्थ्य संबंधी हो, जो भी हो, नौकरी की श्योरिटी हो, उसके बाद आप समाज से जुड़ गए, समाज में आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया, भावनात्मक संबंधों की खोज की। भाई आपका समूह बन गया, आपके एज ग्रुप का या पर्टिकुलरली जिस आप
रिलीजन में आते हैं, आप सामाजिक धार्मिक सोसाइटी में जुड़ते हैं, वहाँ आपका एक ग्रुप बन गया, उसके बाद फिर आप चाहेंगे कि वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा हो, भाई 10-20 लोगों से आप जुड़े हैं तो उन लोगों में आपका मान सम्मान हो, तो फिर सम्मान की आवश्यकता आ गई। जब ये सब हो जाता है इंसान को, फिर वो बढ़ता है सबसे ऊपर, पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर। इसका अर्थ है अपनी पूर्ण क्षमता को पहचानना और उसे हासिल करना, उदाहरण कला, रचनात्मकता, समाज सेवा, अपने लक्ष्य की चरम सीमा तक पहुंचना, जैसे एक बेहतरीन लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक बनना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये 5 स्तर थे जिनकी हमने चर्चा करी। पहला स्तर था शारीरिक, दूसरा स्वच्छात्मक, तीसरा सामाजिक संबद्धता, चौथा स्तर क्या था दोस्तों, सम्मान की आवश्यकता, पांचवा क्या था, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब दोस्तों पिरामिड की 5 स्तरों को नीचे से ऊपर क्रम में याद रखने का ट्रिक PSLES लिखा हुआ है, हालांकि डायरेक्ट ही आपको याद हो गया। सबसे पहले हम क्या, शरीर का ध्यान रखेंगे कि खाना पीना मिल जाए, उसके बाद सिक्योरिटी देखेंगे, भाई खाना हमेशा मिलता रहे हमारे लिए, फिर हम ये देखेंगे कि भाई हमारे दोस्त लोग बन जाएं, उसमें फिर हमारी प्रतिष्ठा हो कि भाई वैल्यू हो हमारी, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें, अंतिम लक्ष्य वाली बातें आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकग्रेगर का एक्स एवं वाई सिद्धांत। दोस्तों डगलस मैकग्रेगर ने 1960 में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई प्रस्तुत की। ध्यान रखना है, डगलस मैक्सग्रेगर ने की थी थ्योरी एक्स और वाई प्रस्तुत। किसकी थ्योरी है एक्स और वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर, डगलस मैकग्रेगर। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा दोस्तों। इस सिद्धांत में कर्मचारियों के प्रति प्रबंधकों को 2 अलग अलग धारणाओं का वर्णन किया गया है। कर्मचारियों के प्रति जो प्रबंधकों की धारणाएं होती हैं तो उनको 2 अलग अलग प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। सिद्धांत एक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्या देखना है आपको, यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, कर्मचारियों के प्रति जो मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनकी 2 अलग अलग धारणाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत एक्स, दोस्तों कर्मचारी स्वभाव से काम करना पसंद नहीं करते, वे जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, इसलिए उनसे कार्य कराने के लिए कड़ी निगरानी, नियंत्रण तथा दंड का भय आवश्यक होता है। ये तो एक्स सिद्धांत हो गया, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई कर्मचारी खुद से अपने मन से काम करना पसंद नहीं करता, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, उनसे यदि काम करवाना है तो उनको देसी भाषा में कहें तो हमें हाँकना पड़ेगा, काम कराने के लिए उनकी निगरानी, नियंत्रण, बार बार पिंच करना पड़ेगा, ये करना है वो करना, आपने अभी तक क्यों नहीं किया, दंड भय दिखाना पड़ेगा कि भाई आप नहीं करोगे तो इंक्रीमेंट कट जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, जॉब चली जाएगी। तो एक्स सिद्धांत ये कहता है। विशेषताएं क्या है इसकी, इसमें कहा जाता है कर्मचारी कार्य से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, कर्मचारियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करना आवश्यक होता है और काम डर, दंड या भय से कराया जाता है। अब सिद्धांत बाय इसका अपोजिट होगा, ये मानता है कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक मानते हैं, वे जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, स्वयं प्रेरित होकर कार्य करते हैं तथा अवसर मिलने पर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। तो एक्स और वाई सिद्धांत विपरीत तरीके से कर्मचारियों के प्रति धारणा को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर वाई सिद्धांत की विशेषताएं जैसी हमने देखी हैं ऊपर, कार्य करना पसंद करते हैं, जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, कर्मचारी स्वयं प्रेरित होकर कार्य करते हैं, पुरस्कार और विश्वास से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कर्मचारी अपनी रचनात्मकता और क्षमता का विकास करते हैं। फिर इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं हर्ज वर्ग का द्विघटकीय सिद्धांत। दोस्तों फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है कौन सा सिद्धांत, द्विघटकीय सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है किसका है द्विघटकीय सिद्धांत, फ्रेडरिक हर्जबर्ग का है। कब दिया था, 1959 में दिया था, ध्यान रखना है। दोस्तों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले कारकों को इस सिद्धांत के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, अनुरक्षण कारक और अभिप्रेरण कारक। ध्यान रखना है, अनुरक्षण कारक और अभिप्रेरण कारक। किस सिद्धांत में बांटा गया है इसको, द्विघटकीय सिद्धांत में। किसका है द्विघटकीय सिद्धांत, तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग का है। अब सबसे पहले देखो अनुरक्षण कारक, ऐसे कारक हैं इनके होने से कर्मचारी बहुत प्रेरित तो नहीं होते, लेकिन इनकी अनुपस्थिति कमी से कर्मचारी असंतुष्ट हो जाते हैं। अनुरक्षण कारक क्या है, यदि कारक अवेलेबल होते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड तो नहीं होंगे कर्मचारी काम करने के लिए, है ना, दायित्वों को लेने के, लेकिन यदि नहीं होंगे तो कर्मचारी असंतुष्ट जरूर हो जाएंगे। यदि अनुरक्षण कारकों की कमी होती है तो कर्मचारी असंतुष्ट हो सकते हैं। अब हैं क्या ये अनुरक्षण कारक, जैसे वेतन, कंपनी की नीति, कार्य की परिस्थितियां, नौकरी की सुरक्षा, सहकर्मियों और अधिकारियों से संबंध। तो भाई क्या कहता है सिद्धांत, वो ये कहता है कि जो ये अनुरक्षण कारक हमने पढ़े हैं, वेतन, कंपनी नीति, परिस्थितियां, नौकरी की सुरक्षा, सहकर्मी, अधिकारियों से संबंध,
ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं करेंगे कर्मचारियों को कि अपने हिसाब से काम कर ले, जिम्मेदारी ले ले, बढ़िया काम करे, पूरी क्षमता से काम करे, लेकिन यदि ये नहीं होंगे तो कर्मचारी असंतुष्ट ज़रूर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब अभिप्रेरक कारक की हम बात कर लेते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर की बात कर लेते हैं। ये ऐसे कारक होते हैं जो कर्मचारी को बेहतर कार्य करने एवं उच्च प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं, इससे कार्य संतुष्टि बढ़ती है। देख लो भैया कौन से हैं अभिप्रेरक कारक। उपलब्धि अर्थात अचीवमेंट, मान्यता, रिकॉग्निशन, कार्य की चुनौती दोस्तों, चैलेंजिंग वर्क, बढ़िया बढ़िया काम मिलते रहते हैं, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, पदोन्नति और व्यक्तिगत विकास, तो ये है अभिप्रेरक कारक है। यदि ये मिलेंगे कर्मचारी के लिए, ठीक है भाई, जिम्मेदारी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, व्यक्तिगत विकास उसका होगा, उसको अच्छे अच्छे काम मिलेंगे, चैलेंजिंग वर्क मिलेंगे, उसको रिकॉग्निशन, मान्यता या स्वीकृति मिलेगी, उसको अचीवमेंट या उपलब्धि मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों बेहतर कार्य करने के लिए, उच्च प्रदर्शन के लिए, अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी पूरी जान लगाकर काम करने के लिए वह प्रेरित होगा। और जब उसको ये सारे फैक्टर मिलेंगे तो उसके सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, हमने मेहनत करी है, उसका परिणाम हमारे लिए मिला है। उम्मीद है इतनी बातें क्लियर होंगी। अब ये तो हमने देखा दोस्तों अभिप्रेरण। अब बारी आती है नेतृत्व की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर लीडरशिप होती क्या है, नेतृत्व होता क्या है। तो दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा एवं उत्साह पूर्वक कार्य करने हेतु प्रभावित, अभिप्रेरित या मार्गदर्शन करता है। एक प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है, मैनेजर या प्रबंधक संगठन के जो कर्मचारी हैं उनके लिए संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा एवं उत्साह पूर्वक काम करने के लिए कि जो कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से और पूरे उत्साह के साथ कार्य करें, इस हेतु उनको प्रभावित करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है। इसे कहते हैं हम नेतृत्व। और दोस्तों प्रबंधक ही नेतृत्व करे है आवश्यक नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देख सकते हैं आप व्यक्ति जो लीडर्स होते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी आप नेतृत्व को देख सकते हैं। खैर यहाँ पर हम सामान्य प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैनेजर शब्द का प्रयोग किया गया है। उदाहरण की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को समय पर सॉफ्टवेयर विकसित करने, इसके लिए स्पष्ट निर्देश देता है, कर्मचारियों की समस्या का समाधान करता है तथा अच्छा कार्य करने पर उनकी प्रशंसा करता है। इससे कर्मचारी करते क्या है, उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं और परियोजना का जो टाइम है उस टाइम के रहते वो पूरी हो जाती है। ठीक, अब एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के गुण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार से बताए गए हैं, शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण। शारीरिक गुण की बात करें, फिजिकल क्वालिटीज की यदि हम बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा, सहन शक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। नेतृत्वकर्ता के गुण की बात चल रही है जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं शारीरिक गुण, तो स्वस्थ होना चाहिए, ऊर्जा, सहन शक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। व्यक्तित्व में चमक होनी चाहिए जो प्रभावित कर सके, दूसरों को कार्य करने के लिए मोटिवेट कर सके। एक स्वस्थ एवं ऊर्जावान नेता कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, ये कहने की बात कर रही है यहाँ पर। फिर बौद्धिक गुण की बात करें, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज की बात करें तो बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता, कार्य का ज्ञान तथा समस्या समाधान की क्षमता, ये बौद्धिक गुण कहलाते हैं किसी नेतृत्वकर्ता के। और दोस्तों एक अच्छा नेता या नेतृत्वकर्ता परिस्थितियों का सही विश्लेषण कर उचित निर्णय लेता है। फिर मनोवैज्ञानिक गुण की बात करें, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज की बात करें तो आत्मविश्वास, प्रेरित करने की क्षमता, धैर्य, सहानुभूति, भावनात्मक संतुलन एवं सकारात्मक सोच, कौन से गुण हैं, मनोवैज्ञानिक गुण हैं। और ये गुण नेता को कर्मचारियों का विश्वास जीतने, उन्हें प्रेरित करने में सहायता करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है भाई, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि समस्या समाधान की क्षमता किसी लीडर का कौन सा गुण है, तो आपको आंसर टिक करना होगा बौद्धिक गुण है। कर्मचारियों का विश्वास जीतना निम्न में से किस प्रकार के गुण के अंतर्गत आएगा, किसी लीडर के, किसी नेता के, किसी मैनेजर के, आपको बताना होगा मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको उसका क्या आंसर देना है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेतृत्व की शैलियों की, टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स की बात की जा रही है। तो फिर दोस्तों हमने स्टार्टिंग में बात की थी एक बार, निरंकुश, पर्यवेक्षण, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र, तो बस वहीं पर ये चीज़ें हैं।
निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व शैली की हम बात करें तो दोस्तों सभी निर्णय नेता स्वयं लेता है, कर्मचारियों को राय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, आदेश एवं अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है, त्वरित निर्णय लेने में सहायक होता है। अब चूंकि निरंकुश और तानाशाही शैली में क्या होता है, जैसा पर्यवेक्षण में था कि भाई सारे निर्णय कौन ले रहा है, यहाँ पर नेता या लीडर स्वयं ले रहा है, कर्मचारियों की राय को उतना महत्व नहीं दे रहा है। इसमें आदेश कि भाई जो लीडर ने कहा है, जो नेता ने कहा है, उसका पालन होना चाहिए, और अनुशासित तरीके से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको अनुशासित होकर काम करना है, उसका फॉलो करना है, इस पर ज्यादा बल दिया जाता है, अर्थात आदेश एवं अनुशासन पर बल ज्यादा दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, त्वरित निर्णय में सहायक होता है निरंकुश तानाशाही नेतृत्व शैली। त्वरित निर्णय कैसे हो जाएगा, सलाह मशवरा करना नहीं है, एक ही व्यक्ति को सीधा आदेश देना है, तो इसमें क्या होता है कि जो निर्णय होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं। अब लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली की बात करें, इसमें निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी होती है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, उनके सुझाव विचारों को महत्व दिया जाता है, टीम वर्क और सहयोग की भावना इससे विकसित होती है। निरंकुश तानाशाही में भाई निर्णय फास्ट हो गए थे, लेकिन जो लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली है इसमें टीम वर्क और जो कॉपरेशन की जो भावना है, सहयोग की भावना है, वो डेवलप होती है, कर्मचारी को मनोबल एवं संतुष्टि बढ़ती है। कहीं ना कहीं त्वरित निर्णय उतने नहीं हो पाएंगे, समय लगेगा निर्णय में। और स्वतंत्र नेतृत्व शैली की बात करें तो दोस्तों इसमें नेता कर्मचारियों को कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दे देता है पूरी, कर्मचारी स्वयं निर्णय लेते हैं, अपने कार्य के लिए उत्तरदायी भी होते हैं, नेता केवल आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करता है। यह शैली अनुभवी और कुशल कर्मचारियों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। यहाँ हमने चर्चा कर ली कि भाई नेतृत्व की कौन सी 3 शैलियां हैं, निरंकुश तानाशाही शैली, लोकतांत्रिक शैली और स्वतंत्र नेतृत्व शैली। अब हम देख लेते हैं भाई कि नेतृत्व की 3 शैली, यहाँ पर शॉर्ट में भी दिया हुआ है इनके बारे में, इनको भी देख लो आप। निरंकुश तानाशाही में क्या पढ़ा, निर्णय केवल नेता लेता है। लोकतांत्रिक में भैया कर्मचारियों की भागीदारी होती है, निर्णय में उनसे सलाह मशवरा सुझाव विचार लिए जाते हैं। स्वतंत्र शैली में क्या है, कर्मचारियों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ दिया क्योंकि मैं पहले से इनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपके रिवीजन के हिसाब से मैंने इसको फटाफट आपको बता दिया। ठीक, यहाँ पर जो ये वेन डायग्राम वगैरह बने रहते हैं वो आपको खुद से देखते रहने हैं, नहीं तो आप बोले कि सर दिखाई नहीं रहे तो मतलब कोई काम की नहीं है। वे सभी चीजें जो इस पुस्तक में दी गई हैं सारी आपकी काम की हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को किसी ना किसी लेवल पर बढ़ाएंगी, तो आप उन सारी चीजों को देखते रहें। अब बारी आती है संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की। दोस्तों इसके बिना कैसे काम चलेगा, बातचीत ही नहीं होगी तो कैसा फिर कैसे लीडरशिप क्वालिटी आएगी, कैसे आप मोटिवेट करोगे, कैसे निर्देश दोगे, कैसे मार्गदर्शन दोगे। ठीक है, तो दोस्तों संप्रेषण, कम्युनिकेशन। दोस्तों संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार, भावना, तथ्यों, संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। सीधी सी बात है, 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उनके बीच में आपको सूचना, विचार, भावना, तथ्य, संदेश आदि का आदान प्रदान करना है तो आप संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही कर पाएंगे। ठीक है, और जितना बेहतर होगा उतना अच्छा है, ताकि संदेश का सही अर्थ समझा जा सके। उदाहरण की बात यदि हम करें तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम को ईमेल, बैठक के माध्यम से नए प्रोजेक्ट की समय सीमा, कार्य विभाजन एवं आवश्यक निर्देश देता है। कर्मचारी संदेश को समझकर उसी के अनुसार काम करते हैं। अब आपने कहा सर कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, संप्रेषण की बात की जा रही है। कम्युनिकेशन मतलब जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, तो दोस्तों कम्युनिकेशन सिर्फ आपस में बातें करने से, अपने मुंह से बोलने से बस नहीं, अलग अलग माध्यम से भी तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो भाई, ईमेल के माध्यम से, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब संप्रेषण के तत्व यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेषक रहेगा, उसमें एक सेंडर रहेगा, वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है। एक संदेश होगा इसमें, वह सूचना, विचार, निर्देश जिसे भेजा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। फिर एनकोडिंग दोस्तों, संदेश को शब्दों, संकेतों, प्रतीक के रूप में तैयार किया जाता है। माध्यम अर्थात वह साधन जिसके द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। डिकोडिंग अर्थात प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का अर्थ समझना। प्राप्तकर्ता वह समूह या व्यक्ति जिसने संदेश प्राप्त किया है। प्रतिपुष्टि प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के उत्तर या प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि कहते हैं। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। भाई कोई संदेश है, आपने मुझे भेजा, तो आपने भेजा है तो आप कहलाएंगे प्रेषक, जो व्यक्ति संदेश भेजता है। आपने जो भेजा है उस संदेश में वह कहलाएगा संदेश। आपने जो भेजा वह है संदेश। उसमें सूचना हो सकती है, विचार, निर्देश, कुछ भी हो सकता है। एनकोडिंग क्या, आपने जिस माध्यम में, हिंदी में, इंग्लिश में, कोड वर्ड में उसको लिखा, उसको हम एनकोडिंग बोलेंगे। माध्यम आपने कैसे भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा, एसएमएस कर दिया, ईमेल के माध्यम से भेजा। डिकोडिंग जो आपने लिखा है, फिर चाहे वो हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो या किसी और भाषा में लिखा हो या कोड वर्ड में लिखा हो, वो मैं उसको समझ पा रहा हूँ, उसको डिकोड कर पा रहा हूँ, उसका अर्थ समझ पा रहा हूँ, उसे कह देते हैं डिकोडिंग। प्राप्तकर्ता
हालांकि मतलब प्राप्तकर्ता मतलब कि मैं, जिस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। अब प्रतिपुष्टि या फीडबैक मतलब आपने संदेश मुझे भेजा, मैंने इसको पढ़ा, डिकोड हो गया, मैंने पढ़ लिया, अब मैं उसको फीडबैक दे रहा हूँ, आपके लिए उसका उत्तर दे रहा हूँ, उसको हम कहते हैं प्रतिपुष्टि। अब संप्रेषण के प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। मौखिक या लिखित संप्रेषण, औपचारिक और अनौपचारिक, और प्रवाह के आधार पर कौन कौन से देखने हैं हमें। सबसे पहले देखना है मौखिक और लिखित संप्रेषण, फिर बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण की, और फिर बात करेंगे प्रवाह के आधार पर संप्रेषण की। उम्मीद है इतनी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। सामान्य रूप से व्यक्ति मौखिक संप्रेषण को संप्रेषण मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मौखिक और लिखित संप्रेषण की। उसमें भी मौखिक संप्रेषण, ओरल कम्युनिकेशन। दोस्तों मौखिक संप्रेषण वह है जिसमें संदेश बोलकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसमें दोनों व्यक्ति आमने सामने या फोन, वीडियो कॉल आदि के माध्यम से बात करते हैं। इसमें बोला जाता है, सामने वाला सुनता है। विशेषता क्या होती है, फटाफट डायरेक्ट संदेश पहुंचता है, सीधे जल्दी पहुंचता है, तुरंत फीडबैक मिलता है। आप मुझसे डायरेक्ट बात करोगे, मैं आपको तुरंत उत्तर दूंगा। और लिख के टाइप करके मैं आपको दूंगा नहीं, यदि आप डायरेक्ट बात करेंगे फेस टू फेस तो मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, तो उत्तर तुरंत मिल जाता है। आमने सामने बातचीत से गलतफहमी कम होती है भाई, इसका कोई स्थायी लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ठीक है। अब बात करते हैं लिखित संप्रेषण की, रिटन कम्युनिकेशन की। तो लिखित संप्रेषण वह है जिसमें संदेश लिखकर भेजा जाता है। यह पत्र, ईमेल, नोटिस, रिपोर्ट, कार्यालय आदेश आदि के माध्यम से हो सकता है। विशेषता दोस्तों, संदेश का स्थायी रिकॉर्ड रहता है। वो पत्र भेजा गया है, ईमेल आया है, तो रहेगा जब तक उसको हटाया ना जाए, पत्र को डिस्पोज ना किया जाए, अलग ना किया जाए, डिस्ट्रॉय ना किया जाए। दोस्तों भविष्य में आवश्यकता होने पर दोबारा देखा जा सकता है। भाई आपने लेटर भेजा मुझे, मैं कभी भी देख सकता हूँ उसको। कानून एवं आधिकारिक कार्यों के लिए अधिक उपयोगी होता है भाई। जो डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट है, कानून और जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उनके लिए लिखित संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भविष्य में बाद में आगे चल के कभी देखना पड़ा क्या आदेश था, क्या आपने आदेश दिया, तो उसके लिए बहुत काम में आता है। आरटीआई के माध्यम से भी दोस्तों दस्तावेज मंगाए जाते हैं कई बार, क्या आदेश हुआ, किस प्रकार से हुआ, उसमें भी हमें डाटा संभाल के रखना पड़ता है। तो ये सब दोस्तों लिखित संप्रेषण के अंतर्गत है। कानूनी और आधिकारिक जो कार्य होते हैं, ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, और में बहुत इंपॉर्टेंट है। मौखिक संप्रेषण की तुलना में इसमें समय अधिक लगेगा। डायरेक्ट मुंह से बोलना, टाइप करना, लिखना और फिर भेजने में समय तो दोस्तों ज़्यादा जाएगा ही। अब औपचारिक अनौपचारिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कुछ ना कुछ हम आपके लिए निरंतर करते रहेंगे अपने चैनल पर, जो आपको बेनिफिशियल होगा, चाहे फिर वो एग्जाम की इन्फॉर्मेशन हो, कोई नई सीरीज हो, किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना हो, ताकि आपकी किसी क्षेत्र विशेष में या किसी बिंदु विशेष में समझ गहरी हो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, आप अपनी डिमांड करते रहें। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में भी सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी निकली है, उसके बारे में भी डिटेल में मुझे वीडियो बनाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम से अलग अलग सवाल पूछे हैं, फिर वे चाहे टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो या फिर जो आपका एग्जाम होने वाला है 100 प्रश्नों का, उसको लेकर हो, तो उन पर भी हमें चर्चा करनी है। एक वीडियो में बनाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, तो आप अपने सारे जो कमेंट हैं, जो सवाल हैं, उस एक वीडियो के अंतर्गत कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि फिर मैं उसकी भी एक सीरीज बनाऊं। जितने भी डाउट आते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर, मैं सारे क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर औपचारिक संप्रेषण देख लेते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। वह संप्रेषण है जिसमें संदेश संगठन के निर्धारित नियमों, पदानुक्रम एवं आधिकारिक माध्यमों से भेजा जाता है। दोस्तों जो औपचारिक संगठन होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, उनमें संदेश तय नियमों के अनुसार लिखा जाता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ आएगी, इस प्रकार से लिखना है। इस क्रम में जो पत्राचार होगा, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, ठीक है। एलडीसी, यूडीसी, जो भी प्रक्रिया चलती है, फाइल चलती है, हर चीज़ का एक प्रॉपर ऑफिशियल फॉर्मेट होता है, फॉर्मल तरीका होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी दोस्तों क्या होता है, औपचारिक संप्रेषण में जो संदेश है संगठन के निर्धारित नियमों, पदानुक्रम और आधिकारिक माध्यमों से भेजे जाते हैं। विशेषताएं देखें, निर्धारित नियमों के अनुसार होता है, आधिकारिक होता है, स्थायी रिकॉर्ड होता है, उत्तरदायित्व इसमें स्पष्ट रहता है, ठीक है। फिर अनौपचारिक और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो अनौपचारिक संप्रेषण वह है जिसमें संदेश व्यक्तिगत संबंधों या आपसी बातचीत के माध्यम से भेजा जाता है। इसमें बीच में संगठन नहीं है, आपसी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर आप बातचीत कर रहे हैं, उसे हम अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। यह संगठन के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता। दोस्तों मुझे आपसे बात करनी है, मान लो आप हमारे मित्र हैं और मैं किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आप भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या सेम ही डिपार्टमेंट पे हम दोनों काम करते हैं, तो यदि हमें व्यक्तिगत बातें करनी है अपनी, तो उसको ऑफिशियल ट्रैक पे लेके क्यों जाएंगे, हम आपस में बातें कर सकते हैं। तो इसमें कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, कोई ट्रैक नहीं होता, तेजी से फैलता है, व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है, अफवाह फैलने की संभावना रहती है।
क्योंकि ऑफिशियल नहीं होता, रिकॉर्ड में ऐसा नहीं होता। तो भाई वहाँ पर कुछ लोग ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो अफवाहें फैलाने जैसी हों, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है अनऑफिशियल में। प्रवाह के आधार पर हम बात करें तो अधोगामी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें सूचना उच्च अधिकारी से अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर आती है। इसका उपयोग आदेश, निर्देश, नीतियां और कार्य सौंपने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, जब ऊपर से नीचे आएगा संदेश उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर, तो आदेश के हिसाब से आएगा, गाइड या निर्देश करने के हिसाब से आएगा, नीतियों की चर्चा की जाएगी, क्या काम किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कार्य विभाजन क्या होना है, उसके लिए आएगा। तो सीधी बात है, अधोगामी संदेश में जो होता है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, लिखा हुआ है, आदेश, निर्देशन, नीति, कार्य सौंपने के लिए किया जाता है। ऊपर से नीचे आता है, लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर प्रभाव होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। आदेश निर्देश के लिए किया जाता है, कार्य का मार्गदर्शन करता है। ऊर्ध्वगामी की बात करें, अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो नीचे से ऊपर जाएगा, ये अधीनस्थ कर्मचारी से उच्च अधिकारी की ओर कैसे जाएगा, जो काम सौंपा था, जो सुझाव मांगे थे, आप उनको सुझाव देंगे, शिकायत कोई है तो वो बताएंगे, कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जो आपको ऊपर से संदेश भेजा गया उसकी प्रतिपुष्टि के लिए फीडबैक की बात भी हो सकती है। विशेषताओं की बात करें तो भाई नीचे से ऊपर जाएगा, सुझाव शिकायत भेजने के लिए प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है समतलीय और क्षैतिज संप्रेषण की, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें समान स्तर के अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। हमने देख लिया ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, अब समान स्तर के अधिकारी कर्मचारियों के बीच भी तो आदान प्रदान होगा सूचनाओं का। इसका उद्देश्य होता है सहयोग व समन्वय बना रहे। विशेषताएं क्या होती हैं, समान स्तर के कर्मचारियों के बीच में होता है, समन्वय बढ़ाता है, सहयोग को प्रोत्साहित करता है। भाई साहब ठीक है, आपस में चर्चा करके कोई काम चल रहा है, किसी को किसी काम में दिक्कत है तो उसका समाधान बता सकता है, आपस में मिलकर कोई काम, किसी लक्ष्य को, किसी टास्क को पूरा कर सकते हैं। फिर विकर्ण या तिर्यक संप्रेषण की बात करें, डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसमें अलग अलग विभागों या अलग अलग स्तर के कर्मचारियों के बीच संप्रेषण होता है। इसका उद्देश्य कार्य को शीघ्र एवं प्रभावी बनाना होता है। विशेषताएं क्या होती हैं, अलग अलग विभागों के बीच होता है विकर्ण या तिर्यक संप्रेषण, जिसमें इंग्लिश में हम कहते हैं डायगोनल संप्रेषण। अलग अलग स्तरों के बीच में होता है, कार्य में गति एवं समन्वय इससे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक चीजें लिखी हुई हैं, यदि आप इनको सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको ज्यादा समस्या नहीं जाएगी इनको पढ़ने में। ठीक है, अब अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषण नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं। औपचारिक संप्रेषण के नेटवर्क को हम देखें, एकल श्रृंखला नेटवर्क, सिंगल चेन नेटवर्क। दोस्तों संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्रमशः पहुंचता है, पदानुक्रम का पालन होता है, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अगले या पिछले व्यक्ति से ही संपर्क कर पाता है। इसको बोलते हैं पदानुक्रम सिस्टम या हायरार्की सिस्टम। ठीक है, सीनियर से जूनियर की ओर चल रहा है, नीचे से ऊपर चल रहा है। तो मान लो सी है, सी किससे कांटेक्ट कर पाएगा, या तो सी से कर पाएगा, अपने ऊपर वाले से कर पाएगा, या नीचे वाले से कर पाएगा, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। चक्र नेटवर्क या व्हील नेटवर्क की बात करें तो सभी संदेश एक केंद्रीय व्यक्ति के माध्यम से भेजे एवं प्राप्त किए जाते हैं, अन्य सदस्य आपस में सीधे संप्रेषण नहीं कर सकते। ये मिडिल मैन बीच में होता है, यहाँ से यहाँ जाएगा। यदि आपके लिए, इनके लिए एग्जाम्पल में देता हूँ, एक जी नाम का व्यक्ति है, एक बी है, एक ई है, एक एफ है। यदि बी को एफ के लिए संदेश भेजना है तो ये डायरेक्ट नहीं भेज पाएंगे, इनके लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होगा। प्रॉपर चैनल कैसा, पहले बी जी को संदेश भेजेगा अपना, तो जी के थ्रू जाएगा एफ के पास। तो वही है यहाँ पर चक्रीय नेटवर्क। अन्य सदस्य आपस में सीधे संप्रेषण नहीं कर सकते। निर्णय एवं नियंत्रण एवं निर्णय लेने की शक्ति केंद्र के पास रहती है, मतलब जी मतलब सेंटर, या सी कर सकते हैं आप, सी मतलब सेंटर हो जाएगा। ठीक है, गोल या वृत्त नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क, इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने दो निकटवर्ती व्यक्तियों से ही संप्रेषण रखता है। सूचना क्रमवार पूरे समूह में पहुंचती है, सभी सदस्यों की भागीदारी बनी रहती है। मान लो यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर और यहाँ पर इनका संबंध रहता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पर ओजी बैठे हुए हैं, तो ओजी यहाँ पर, उनका यहाँ पर टाइप रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं और सभी की भागीदारी सुनिश्चित होती है। अब दोस्तों स्वतंत्र प्रवाह नेटवर्क, फ्री फ्लो नेटवर्क, प्रत्येक सदस्य किसी भी सदस्य से सीधे संप्रेषण कर सकता है। सूचना का आदान प्रदान तेजी से होता है। नेटवर्क टीम वर्क एवं सहयोग को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर देखें, जो सी है ओ से जुड़ा है, सबसे जुड़े हुए हैं आपस में लोग, ए भी सबसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपस में सब लोग जुड़े रहते हैं। इसको हम कहते हैं स्वतंत्र नेटवर्क। फिर बारी आती है विलोम श्रृंखला नेटवर्क की। तो दोस्तों कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा उससे एक स्तर ऊपर के अधिकारी से भी सीधे संप्रेषण कर सकता है। जो कर्मचारी है, विलोम श्रृंखला नेटवर्क की हम बात करें, इनवर्ट वी नेटवर्क की बात करें, तो कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा उससे एक स्तर ऊपर के अधिकारी से भी सीधे संप्रेषण कर सकता है। दोनों स्तरों तक संप्रेषण संभव होता है। सूचना अपेक्षाकृत शीघ्रता से पहुंचती है। तो एक कर्मचारी या अधिकारी दो स्तर तक
अपनी बात को पहुंचा सकता है डायरेक्टली अपने सीनियर अधिकारी और जो आपके सीनियर है उनके भी सीनियर तक। अब यहाँ पर अनौपचारिक ग्रेप वाइन संप्रेषण के नेटवर्क यहाँ पर बताए गए हैं, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इन्हें दोस्तों ग्रेप वाइन संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इकहरी श्रृंखला, सिंगल स्टैंड चैन। दोस्तों इसमें सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और फिर दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। सूचना एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती जाती है, इसको हम कहते हैं इकहरी श्रृंखला, सिंगल स्टैंड चैन। इसमें क्या होता है, सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, फिर दूसरे से तीसरी। मान लो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबसे पहले देगी, यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर पहुंचेगी, इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। अपवाह श्रृंखला की बात करें, गॉसिप चैन की बात करें, इसमें एक व्यक्ति एक साथ अनेक लोगों तक सूचनाएं दे सकता है, बहुत तेजी से फैलती है। ये व्यक्ति है, इसने यहाँ पे भी चर्चा कर ली, यहाँ भी बात कर ली, यहाँ भी बात कर ली। संभाव्यता श्रृंखला की बात करें, पॉसिबिलिटी चैन की बात करें, तो इसमें व्यक्ति बिना किसी निश्चित क्रम के किसी भी व्यक्ति को सूचना देता है। सूचना का प्रवाह यादृच्छिक होता है, ठीक, किसी को भी रैंडम ने यहाँ सूचना दे दी, ने यहाँ भेज दी, ने यहाँ भेज दी, कुछ भी चलता रहता है। इसको बोलते हैं संभाव्यता श्रृंखला, प्रोबेबिलिटी चैन। दोस्तों शायद मैंने पॉसिबिलिटी बोल दिया होगा, तो संभाव्यता श्रृंखला की प्रोबेबिलिटी चैन आप मान के समझें। समूह श्रृंखला क्लस्टर चैन की बात करें, तो इसमें एक व्यक्ति अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को सूचना देता है। वे लोग जो अपने अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को सूचना देते हैं, यह ग्रेप वाइन संप्रेषण का सबसे सामान्य प्रकार है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को सूचना दी, कहा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी को नहीं बताना है। ऐसे अगले व्यक्ति ने किसी से बोल दिया, ऐसे अगले व्यक्ति ने किसी से बोल दिया, इस प्रकार से ये चैन बनती चली जा रही है, आप देख रहे हैं, ठीक। यह है समूह श्रृंखला क्लस्टर चैन। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात और है, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। ग्रेप वाइन या अनौपचारिक संप्रेषण के 4 प्रकार हैं। अब दोस्तों अनौपचारिक संप्रेषण को ग्रेप वाइन संप्रेषण कहा जा रहा है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें क्या देखा, 4 प्रकारों में हमने देखा इकहरी श्रृंखला, अपवाह श्रृंखला, संभाव्यता श्रृंखला और समूह श्रृंखला। तो आपको नाम ध्यान रखना, जो श्रृंखलाएं हैं इकहरी, अपवाह, संभाव्यता श्रृंखला और समूह श्रृंखला ग्रेप वाइन संप्रेषण के प्रकार है, औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण के प्रकार हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें चर्चा करनी है प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं की, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सांकेतिक बाधा की सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। कठिन या अस्पष्ट शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। नंबर 2, भाषा या शब्दों का गलत अर्थ निकलता है। नंबर 3, गलत अनुवाद या तकनीकी शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। बाधाएं क्या क्या हैं संप्रेषण में, हमें इसकी बात करनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों सांकेतिक बाधाओं को। सांकेतिक बाधाएं क्या होती हैं, इसमें कठिन और अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग हो जाता है, तो भाई बाधा आती, समझ में ही नहीं आता है क्या लिखा हुआ है। भाषा शब्दों का गलत अर्थ निकल जाता है, वही चीज़ यहाँ समझ में आ रही है। गलत अनुवाद है, तकनीकी शब्दों का अधिक प्रयोग हो जाए तो व्यक्ति को समझ में नहीं आते। अब मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होती हैं, क्रोध, तनाव, भय, चिंता, पूर्वाग्रह, पक्षपात, ध्यान की कमी, रुचि का अभाव, ये भी बाधाओं के रूप में काम करती है कम्युनिकेशन में। किसी टॉपिक पे आपको पत्र गया है या फिर बात की जा रही है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है उस चीज़ में, तो आपका फोकस, आप अपने ध्यान से उसको नहीं सुनेंगे, ठीक है। संगठनात्मक बाधाओं की बात करें तो अत्यधिक पदानुक्रम है, स्पष्ट अधिकार एवं उत्तराधिकार का अभाव हो गया, सूचना का विलंब एवं गलत माध्यम का चयन है। तो देखिए भैया संगठनात्मक बाधाएं क्या आती हैं, सूचना आपको फास्ट भेजनी है तो 1, 2, 3, 5, 7 इस तरह सबसे ऊपर भेजना है तो सूचना बन जाएगी, बहुत लंबा पदानुक्रम है और समय लग जाता है, विलंब से पहुंचती है। कई बार गलत माध्यम का चयन होता है, ठीक। कोई कर्मचारी किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जा ही रहा था, अपने ऑफिस का ऑफिशियल कर्मचारी, हमने सूचना को स्पीड पोस्ट कर दिया, भाई उसके हाथ से भेजते तो तुरंत 2 घंटे में पहुंच जाती है ना, तो कई बार गलत माध्यम का चयन हो जाता है। अब व्यक्तिगत बाधाएं क्या होती हैं भाई, संप्रेषण कौशल की कमी, संप्रेषण का कौशल नहीं है, जो पत्राचार हो रहा है, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव शिक्षा सोच में अंतर होता है, कई बार सुनने की आदत का अभाव होता है, भाई कोई गलत व्याख्या कर लेता है नॉलेज की कमी के कारण, तो ये भी दोस्तों बाधाएं आती हैं कई बार संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन हमने उसको सफलतापूर्वक एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। अब आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। आपके फीडबैक हमारे लिए लाभदायक होते हैं आगे की स्ट्रेटजी बनाने के लिए। अब दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक भी करना है, बने रहना है, पढ़ाई करते रहना है। और जो भी डाउट आते हैं आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर, भाई कैसे पढ़ना है, और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। समय थोड़ा सा निकल नहीं पा रहा है, काफ़ी प्रश्न बच्चों के आए हुए हैं, सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं, कैसे भाई टाइपिंग में माइनस मार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या जो भी उनके प्रश्न हैं
या फिर गलत शब्द लिखने पर कितने, माइनस मार्किंग नहीं कहना चाहिए, गलत शब्द लिखने पर कितने नंबर कटेंगे, क्या पैटर्न रहता है, कैसा माहौल होता है एग्जाम में, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी है। समय रहते वीडियो बनाया जाएगा, तब तक के लिए करना क्या, आपको बने रहना है हमारे साथ, मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।